भारतीय संविधान का पहला लेक्चर करने जा रहे हैं जो कि 30 मिनट का होगा। इसमें हम पूरी पॉलिटी कवर करेंगे। 30 मिनट के अंदर जितना भी आएगा उतना कवर करेंगे, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। इसी तरह हम पूरी पॉलिटी ख़त्म करेंगे, इसी तरह पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, टोटल मतलब जितना भी है सब ऑडियो में ही आएगा। चलिए देखते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान क्या है? किसी भी देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप सरकार की नीतियों एवं कार्यों को संचालित करने की वैधानिक प्रक्रिया को संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ? भारतीय संविधान एक लंबे संवैधानिक विकास का परिणाम है, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में ही बनाए गए अनेक अधिनियमों द्वारा हुई। भारतीय संविधान की शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में हुई। भारतीय संविधान संवैधानिक विकास से संबंधित अधिनियमों का विवरण निम्न प्रकार है। सबसे पहले एक्ट पारित होता है, जिसमें पहला एक्ट है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया था, जो कि 1774 ईस्वी में इसे लागू कर दिया गया था। इसमें कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अपर न्यायाधीश होते थे। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इस एक्ट के तहत कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया तथा मद्रास, मुंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, जिसका प्रमुख गवर्नर जनरल होता था। अब चलते हैं अगले एक्ट पे, जो कि है 1784 ईस्वी का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही, एक कंपनी के द्वारा तथा दूसरा संसदीय बोर्ड द्वारा। इसके तहत राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 3 कर दी गई। गवर्नर को परिषद पर विशेष अधिकार दिया गया। इस एक्ट के विवाद को लेकर ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था। यह पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामले में ब्रिटिश सरकार गिर गई थी। अगला एक्ट है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। उसका चीन के साथ चाय का व्यापार चल रहा था। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारतीय विद्वान को प्रोत्साहन देने तथा साहित्य के पुनरुत्थान के लिए रखा गया था। इस एक्ट के तहत पहली बार भारतीय संविधान स्थिति स्पष्ट की गई थी। अगला एक्ट है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारतीय दासत्व या फिर जिसे कहते हैं गुलाम प्रथा, अधिनियम प्रथा जैसे प्रगतिशील कानून बनाए गए। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य मैकाले को शामिल किया गया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्यों के लिए ही रखा गया। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भारतीय लोगों के लिए खोल दी गई और खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सेवा में प्रवेश संभव बनाया गया। परिषद ने एक लघु संसद या एंग्लो इंडियन हाउस ऑफ कॉमन्स का स्वरूप ले लिया। 1853 ईस्वी के अधिनियम ने ही सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। इस एक्ट के तहत विधि सदस्य अब गवर्नर जनरल के काउंसिल का पूर्ण सदस्य बन गया। 1858 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भारत का शासन अब कंपनी से हटकर क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। समस्त शक्तियां भारत विषयक मंत्री, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रियों में से एक था, को सौंप दी गई। औपचारिक रूप से 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित की गई। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि दी गई। 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीयों का विधायन के उद्देश्य से गठित सर्वोच्च विधायी परिषद में नामित किया गया
इनमें सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 होनी थी तथा कार्यकाल 2 वर्ष किया गया। मद्रास मुंबई में स्थानीय विधानमंडलों का प्रावधान दिया गया था। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम पहली बार कार्यकारी पार्षदों से प्रश्न पूछने का अधिकार और बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया, किंतु वे अनुपूरक प्रश्न ही पूछ सकते थे। इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विधायी परिषद का और अधिक विस्तार करने का अधिक प्रतिनिधित्व एवं प्रणाली बनाने संबंधी उपबंध किए गए। वायसराय की कार्यकारी परिषद के साथ साथ प्रांतीय कार्यकारी परिषदों में एक भारतीय व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। सदस्यगण बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे तथा बहस कर सकते थे, लेकिन मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते थे। मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र प्रदान किया गया। अगला एक्ट है 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारतीय प्रशासन अधिनियम। केंद्र में द्विस्तरीय विधानमंडल की स्थापना की गई और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक अन्य भारतीयों को शामिल किया गया। प्रांतों में दोहरी सरकार की संकल्पना लागू की गई। इसमें पहली बार उत्तरदायी भारत शासन शब्द का प्रयोग किया गया। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। प्रांतों में सिखों, यूरोपीय लोगों, एंग्लो इंडियन तथा ईसाइयों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र की संकल्पना को भी लागू कर दिया गया। भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। 1835 ईस्वी का भारतीय प्रशासन अधिनियम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस अधिनियम में 451 धाराएं, 15 परिशिष्ट थे, परंतु प्रस्तावना नहीं थी। इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसे 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलाकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। इसमें गवर्नर द्वारा शासित प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। 6 प्रांतों में 2 सदन बने, जिन्हें विधान परिषद, विधानसभा कहा गया। शेष प्रांतों में केवल विधानसभा नामक एक सदन वाला विधान मंडल बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसमें गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य न्यायाधीश होते थे। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। 1935 ईस्वी के अधिनियम में विषयों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। कुछ संघीय विषय जैसे प्रतिरक्षा, विदेश, जनजाति मामले आदि आरक्षित विषय थे, जिनका प्रशासन विशिष्ट रूप से केवल वायसराय और गवर्नर जनरल द्वारा दिया जाता था। 1935 ईस्वी के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया था। इसके विस्तार आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपियन और हरिजनों के लिए भी किया गया था। बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया एवं सिंधु पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को अलग प्रांतों का दर्जा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम पर भारतीयों द्वारा प्रत किया। जवाहरलाल नेहरू ने इसे अप्रजातांत्रिक, अनैच्छिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी तथा इसे दास्ता का नया चार्टर कहा एवं
इसे वैसी मशीन की संज्ञा दी जिसमें इंजन नहीं है परंतु ब्रेक अनेक हैं। जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और अस्वीकृत बतलाया। मदन मोहन मालवीय ने इसे बाह्य रूप से जनतंत्रवादी एवं अंदर से खोखला बताया। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 15 जुलाई 1947 को तथा हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा 16 जुलाई 1947 को पारित एक्ट का उद्देश्य लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को कार्य योजना की कानूनी जमा पहचानने को था। इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश क्राउन द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। इसमें 20 धाराएं थीं। इस एक्ट में 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्रों का गठन किया गया। दोनों प्रस्तावित राष्ट्रों में संविधान सभाओं की विधानमंडल एवं संविधान निर्माण का दोहरा कार्य प्रदान किया गया। नए संविधान पारित हो जाने तथा दोनों राष्ट्रों सभी प्रांतों का शासन भारतीय प्रशासन अधिनियम 1935 के अनुरूप चलाया गया था। इस एक्ट ने देशी रियासतों में सम्राट की संप्रभुता अधिराजत्व को समाप्त कर दिया गया। देशी रियासतों और उनके शासकों के संबंध में हिज मजिस्ट्री द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के कार्य, सभी संधियां और समझौते 15 अगस्त 1947 को बेगर हो जाने थे। यहाँ पे आपका एक चैप्टर समाप्त होता हुआ भारतीय संविधान। अब दूसरा चैप्टर है संविधान सभा। चलिए देखते हैं। 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना ने भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर उसे व्यवहारिक रूप से प्रदान किया। सर स्टुअर्ट क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल 389 सदस्य, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से तथा 93 भारतीय देशी रियासतों से होंगे तथा 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के प्रांतों से। भारतीय संविधान में प्रत्येक प्रांत से प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा। प्रांतों में सीटों का बंटवारा इस प्रकार किया गया कि प्रत्येक जाति के लोग अपने प्रतिनिधि चुने। संविधान सभा का पुनर्गठन। भारत विभाजन योजना के बाद भारत पाकिस्तान को पृथक संविधान बनाना, अतः संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, अन्य पार्टियां 15 सीटें जीती। हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि को छोड़कर अन्य सभी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हुए। प्रत्येक प्रांत के स्थानों को 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख, साधारण में जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। प्रांतीय संविधान के सदस्य ने एकल समकक्षीय मत से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधि के चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार करते हुए पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग कर दी। 26 जुलाई 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। अविभाज्य भारत के लिए निर्वाचित संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बार समावेत हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान के सदस्यों द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान समिति एवं अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान के समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संघ समिति
के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। रियासत समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के भावी प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की रूपरेखा दी गई। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा ही भारत डोमिनियन की संप्रभुता संपन्न संविधान सभा के रूप में पुनः समावेश हुई। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख प्रतिनिधियां थे। संविधान सभा में 88 स्थान कुल 36% सदस्य का अल्पसंख्यकों को प्राप्त था। भारतीय संविधान में 60 देशों से संविधान के मुख्य अंश उद्धृत हैं। संविधान का प्रथम वाचन के तहत संविधान के प्रारूप पर खंडवार विचार 15 नवंबर 1948 से 9 जनवरी 1949 तक चला, जिसमें 67 अनुच्छेदों पर विचार किया गया था। संविधान का प्रथम वाचन 17 अक्टूबर 1949 को ईस्वी को पूरा हुआ। संविधान का दूसरा वाचन 16 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। संविधान का तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत की जनता ने भारत के संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का संविधान स्वीकार किया। संविधान सभा ने संविधान बनाने का काम 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा किया। संविधान निर्माण का कार्य संविधान ने 11 अधिवेशन सत्रों में किया, जिसमें कुल 165 दिन सभा की बैठक हुई। प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्य थे N. गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, मोहम्मद सदुल्ला, K.M. मुंशी, B.L. मित्तर, N. माधवराव, D.P. खेतान, T.T. कृष्णमाचारी। संविधान सभा में अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। K.M. मुंशी तथा T.T. कृष्णमाचारी कांग्रेस के सदस्य थे। B.N. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था। अंतिम रूप से संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां कायम हो गई। संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए। कुल 284 उपस्थित सदस्य किए गए। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान श्री गणेश के बाद राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। राष्ट्रगान की घोषणा की, राष्ट्रमंडल की सदस्यता से संबंधित निर्णय की पुष्टि की तथा गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव किया। वर्तमान में भारतीय संविधान 22 भाग 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ पे दूसरा चैप्टर भी समाप्त हुआ और तीसरा चैप्टर है भारतीय संविधान का दर्शन और प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन महान आदर्शों, मौलिक उद्देश्यों व लक्ष्यों का उद्देश्य किया गया है जिनके स्वरूप आधार पर भविष्य के भारत का निर्माण किया जाना था। भारतीय संविधान के निहित दर्शन जिसकी अभिव्यक्ति प्रस्तावना में की गई है, वास्तव में उस युग का राजनीतिक दर्शन कल्याणकारी राज्य की ओर उन्मुख उदारी लोकतंत्र का दर्शन के अनुरूप में था, जिसमें संविधान का निर्माण किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और
उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा को, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मित मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को तदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। प्रस्तावना का उद्देश्य। प्रस्तावना संविधान के दर्शन तथा उद्देश्यों को दर्शाती है। प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि हमारा संविधान लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक आर्थिक न्याय की उद्देश्य प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित है। नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है उसे ही संविधान उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। प्रस्तावना की महत्ता। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। समस्त शक्तियों को केंद्र बिंदु अर्थात स्रोत भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता को उद्देश्य करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल 1957। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। सर्वोच्च न्यायालय में केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए संसद प्रस्तावना को संशोधित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत केशवानंद भारती वाद में दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। 42वें संविधान संशोधन एक्ट 1976 ईस्वी के द्वारा प्रस्तावना, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। यहाँ पे तीसरा चैप्टर भी समाप्त होता है और चौथा चैप्टर है भारतीय संविधान के स्रोत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान निर्माताओं ने विश्व के सर्वोच्चतम संविधानों का गहन अध्ययन कर देश के तत्कालीन आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार उनके महत्वपूर्ण उपबंधों को समाहित किया। संविधान निर्माताओं ने विदेशी संविधानों की अनेक अच्छी बातें ग्रहण कर ली तथा सुंदरतम संवैधानिक आलेख का निर्माण किया। सर्वप्रथम ब्रिटिश संविधान ने भारतीय संविधान के कलेवर का निर्माण किया और हमने ब्रिटिश आदर्श की प्रणाली अपनाई और मंत्रिमंडल को सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह बनाया गया। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम का पड़ा। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से 250 एक्ट 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम से समान या परिवर्तित कर दिया गया। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख देशों के संविधानों से लिया गया आदर्श। कौन सा आदर्श किस देश से लिया गया है? सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन से क्या लिया गया। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली, संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, शक्तियाँ, उपराष्ट्रपति का पद, विधि के समक्ष समान संरक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य।
फ्रांस से क्या लेगा? गणतंत्र। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, संघीय विशेषाधिकार। जापान से वित्त द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, संघात्मक व्यवस्था, आपात उपबंध। अब यहाँ पे चौथा चैप्टर भी समाप्त होता है और अब पांचवा चैप्टर है भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद। भाग 1, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 है। भाग 2 में नागरिकता है जो कि अनुच्छेद 511 है। भाग 3 मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 है। भाग 4 राज्य के निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 है। भाग 4 का मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 है। भाग 5 संघ है, अनुच्छेद 52 से 151 जो कि सबसे बड़ा है। भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, अनुच्छेद 238। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 243। भाग 9 पंचायतें, अनुच्छेद 243 का से 243 अड़ा तक। भाग 9 का नगर पालिकाएं, अनुच्छेद 243 ता से 243 छा तक। भाग 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244 का तक। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 वित्तीय संपत्ति संविदाएं वाद, अनुच्छेद 264 से 301। भाग 13 भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 का अधिकरण, अनुच्छेद 223 का से 223 खा। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 339। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 343। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 345 से 351। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 प्रकरण, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 संविधान का संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, अनुच्छेद 393 से 395। यहाँ पे 5वां अध्याय भी खत्म होता है और 6वां भारत की प्रमुख अनुसूचियाँ। प्रमुख क्या, इसमें सारी अनुसूचियाँ पढ़ाई है, प्रमुख नहीं। देखिए पहली अनुसूची है संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची शपथ, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ दिया गया है। चौथी अनुसूची राज्यसभा के स्थान का आवंटन दिया गया है, राज्यों की सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में दिया गया। छठी अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के प्रति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में जानकारी दी गई है। सातवीं अनुसूची इसमें केंद्र और राज्य के बीच विभाजन तीनों सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची 22 भाषा का उल्लेख है। नौवीं अनुसूची इसमें न्यायिक समीक्षा प्रतिरोधी प्रावधान, भूमि सुधार संबंधी एक्ट का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज अधिनियम का वर्णन किया गया है। 12वीं अनुसूची इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों का प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में उपबंध है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्य करने के लिए बनाई गई है। इसमें कुल 29 विषय दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें नगर पालिका का प्रावधान है। इसके तहत कुल 18 विषय हैं। अब यहीं पे 6 चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर कल अगले लेक्चर में आएगा, जो कि देशी रियासतों
का एकीकरण है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर से 30 मिनट का लेक्चर होगा, आप लोग इसे सुनिएगा। और ये ऑडियो विजन है, इसे कहीं भी सुन सकते हैं आप कान में एयरफोन लगा के। चलिए ठीक है, यहीं तक होता है। थैंक यू। लाइक